तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से बोलते हैं। जनरली हम इसको दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज करते हैं। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। छोटा छोटा है, अच्छे से समझते चलिएगा। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium is defined as the ratio of speed of light, ratio of speed of light in vacuum to the Speed of light speed of light in the medium. in that medium. Yes, sir. जैसे ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालनी है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की निकालनी, तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे ग्लास में जो लाइट की स्पीड है से डिवाइड कर दो, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड मालूम है ना। 3 × 10⁻⁸ हाँ, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है वो मीडियम आप, जिसको हम सी बाई भी कहेंगे, भी एम, जहाँ सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये उसका एक फंडामेंटल फॉर्मूला है। इसको हम वेवलेंथ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि लाइट की जो कोई भी वेव की जो स्पीड होती है वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है ना। कोई जो वेव, कोई भी दुनिया में कोई भी वेव की जो वेव स्पीड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी रहता है एक दिए गए वेव का। तो ये जो लैम्डा है वेवलेंथ, ये वैक्यूम में है। और अगर मीडियम में स्पीड निकालनी है तो मीडियम का भी फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, लैम्डा जो है मीडियम का बदल जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो और डिवाइड करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ये बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई वी एम करेंगे तो लैम्डा, तो हम थोड़ा बाएं साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा लैम्डा वैक्यूम में वैक्यूम
अपॉन अपॉन लेमडा लैम्डा मीडियम। मीडियम। ये आपको देगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। अलग अलग मीडियम में आप इसका निकाल सकते हो, वैसे याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का क्या लिखेंगे? वैक्यूम का 1। वन कैसे लिखेंगे? तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड बटा में वैक्यूम में भी लाइट की स्पीड भाग दे देंगे तो एग्जैक्टली वन आ जाएगा। यस सर। हवा में हवा की क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो एयर का भी अप्रोक्सीमेटली मान वन ही आता है, ये एग्जैक्टली वन नहीं आता, वन वन से पॉइंट। थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.006 के आसपास होता है। यस। लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा वो रिजल्ट पे असर नहीं करता, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली वन लेते हैं, एग्जैक्टली वन होगा नहीं। पानी के लिए इसका अप्रोक्सीमेटली मान होता है 4/3। अब अलग अलग पानी है ना, तो उसके यस। लिए हम, ये आपको दिया रहता है, इसको याद नहीं रखनी। और ग्लास के लिए इसका अप्रोक्सीमेटली मान होता है 3/2। ठीक है, एग्जैक्टली हम वैक्यूम के लिए वन कहेंगे। वाटर भी अलग अलग तरह के हैं, गंदा पानी है, साफ पानी है, तो उसके अनुसार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मान थोड़े से चेंज हो जाते हैं। हम 4/3, ग्लास के लिए 3/2। तो ये हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है रिलेटिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप ऊपर पढ़े हो, वो किससे कंपेयर किया गया है? वो कंपेयर किया है लाइट की स्पीड से कंपेयर किया गया। और यहाँ पर जो रिलेटिव होता है वो लाइट के स्पीड के बजाय किसी और खुद दूसरे मीडियम की स्पीड से ये कंपेयर रिलेट कर कर दिया। दिया जाता है, तब उस केस में ये रिलेटिव बन जाता है। तो इस केस में हम इसको डिफाइन कुछ अलग तरीके से करते हैं और कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी। इसको लिखेंगे कैसे? इतना जो अंग्रेजी है उसको हम लिखते हैं, म्यू हुआ सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। और किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखनी है? मीडियम ए की लिखनी है, तो हम ए उसके फ्रंट में लिखेंगे आगे। और किसके रिलेटिव में लिखनी है? मीडियम बी के रिलेटिव में लिखनी हो तो हम उसको लिखेंगे पीछे। इस तरह से लिखने का तरीका है। हम बी को आगे भी लिखते हैं कभी कभी, लेकिन इस तरह से हम स्पष्ट कर देते हैं। और ये बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। रिलेटिव वेलोसिटी में तो माइनस करते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला उससे नहीं बनता, रिलेटिव के केस में हम डिवाइड करते हैं। और ये जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए का, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है B का। तो ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये डिफाइंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। और ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं है, ये किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में डिफाइन। अगर हम इसी में आपसे पूछें, बताइए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
और आपसे पूछते हैं कि अगर हम ऑर्डर बदल दें तो क्या रिजल्ट बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बताइए क्या हो जाएगा। म्यू बी बाय म्यू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कैसे लिखेंगे इसको। तो म्यू बी पहले हम बी को आगे लिखेंगे, ए को, ए को पीछे। बी बटा लो, इसे लिखेंगे। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रिलेटिव टू बी, है ना। अब गौर से देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, उलट गया है ना। यस सर। तो इसको आप 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए ऐसे लिख सकते यस। हैं, या नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी रिलेटिव टू ए, ये बराबर 1 आ इक्वल जाए। टू 1। यस सर। इसी पैटर्न पे आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये ए का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट, ये दोनों एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नोट किया प्रदीप। यस सर। यस सर। यस सर। तो एक एग्जांपल करके बताओ। फाइंड एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। मालूम हो, वाट ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 3/2 और वाटर की है 4/3। तो जो भी हम फॉर्मूला सिखाए हैं यहाँ पे, ये आपको यूज करना है और कैलकुलेट करके मान को बताना। 9/8 और 8/9। हाँ, तो पहला का जो आंसर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ग्लास का हुआ 3/2, वाटर का हुआ 4/3, इसको आप लिख सकते हो 9/8। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है तो वाटर बटा ग्लास हो जाए, 4/3 ऊपर, 3/2 नीचे, ये 8/9 हो गया। अब यहाँ गौर करो, तो ये जो 9/8 आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये 1 से बड़ा आया है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्लास आया है वो 1 से छोटा है ना। लेकिन आप जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी देखो तो सबसे मिनिमम 1 है, और 1 से हमेशा सबका ज्यादा ही है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है
वो हमेशा एक से ज्यादा होता है किसी मीडियम का, सबसे छोटा वन होता है वैक्यूम। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, है ना, तो वो हमेशा एक से ज्यादा ही होगा, नहीं तो मिनिमम एक के बराबर है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोला जाए तो वो एक से छोटा भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है। समझ आया प्रदीप? यस सर। अब कुछ बातें हैं जो नोट कीजिएगा। पहला, जैसा कि आपको पता होगा कि जो लाइट है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फैमिली मेंबर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारे वेव्स रहते हैं, जैसे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट लाइट भी है। फिर उसके बाद इंफ्रारेड रे है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फैमिलीज हैं, उसी फैमिली का एक मेंबर है लाइट। तो लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हम उस हिसाब से लाइट के उस हिसाब से लाइट की स्पीड बोले, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये हम लिखते हैं 1/√, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। हाँ, परमिएबिलिटी एबिलिटी। और फ्री स्पेस, यस। मतलब वैक्यूम। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? वो परमिटिविटी। होता है परमिटिविटी और फ्री एक्सेस। परमिटिविटी और फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अगर किसी मीडियम में चल रहा है, यही फॉर्मूला को हम डिजाइन करते हैं म्यू इंटू एप्सिलॉन। तब हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, मीडियम। और म्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी फॉर मीडियम। और ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर को क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर मीडियम। ये मीडियम का कांस्टेंट है। अलग अलग मीडियम के लिए म्यू आर का मान अलग अलग होता है। म्यू नॉट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान हमेशा सेम ही रहेगा। म्यू आर जो है वो अलग अलग मीडियम के लिए अलग। सिमिलरली जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। और ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो वही है ना, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ये भी नहीं, फॉर मीडियम, ना फ्री स्पेस फॉर मीडियम। ये भी अलग अलग मीडियम के लिए मान अपना अलग अलग रहा। ठीक है? तो अब तुम यहाँ थोड़ा गौर करो।
मीडियम के केस में गौर करो। तो हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। म्यू की जगह म्यू नॉट म्यू आर, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। अब देखो और बताओ कि 1/, इसको हम दो अलग अलग पार्ट में बांट लें। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को साथ कर ले और म्यू आर एप्सिलॉन आर को अलग कर ले, और दोनों चूंकि सब रूट में है तो रूट के अंदर में ही रहने दें। तो देखो ये क्या हो गया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट अंडर, ये तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है। हाँ, इसको हम सी नाम दिए। इसको नाम हम सी दिए हुए हैं। तो 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम सी लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट हो गया म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो देखो फाइनली क्या आया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। और ऊपर देखो लाइट की स्पीड जो मीडियम में हमने बताया था यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी डिवाइडेड बाई, क्या है ये मैं यहाँ से वीएम का वैल्यू क्या लिख सकते हो, अगर हम इससे कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ से अगर हम वीएम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिसको हमने वीएम कहा है, अगर ये निकालना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, सी/म्यू लिख फिर सकते हैं ना। अच्छा सर, हाँ। म्यूएम लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। यहाँ देखो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर एप्सिलॉन आर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शा रहा है ना। यस सर। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का दर्शा रहा है, तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का एक और फॉर्मूला आता है वाया रूट अंडर म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। अगर मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी दी हुई है और उसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, तो आप इससे भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। ठीक है, नेक्स्ट। ये है पहला पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला। दूसरा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट वेवलेंथ आर डिफरेंट, है ना, इन सेम मीडियम। सेम मीडियम में
अलग अलग लाइट के वेवलेंथ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग, और वो रिलेटेड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। ग्लास में मान लो दो लाइट चल रहा है, ग्लास में मान लो एक रेड कलर का लाइट चल रहा है, एक वायलेट कलर का लाइट चल रहा है। तो ग्लास में ही रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा और वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। तो बताओ, तो बताओ किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? सो वी नो रेड का। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का है, यस सर। लेमडा रेड का ज्यादा है, और वायलेट का लेमडा कम है। यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का कम होगा वायलेट्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का ज्यादा। सेम मीडियम। इसी तरह से ब्लू, येलो, और इसी कारण से जब हम एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो अलग अलग रास्ते चलना शुरू करता है, अलग अलग डिविएशन ले लेता है, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है। तीसरा है ना, एक एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ था, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कॉची फार्मूला, कॉची रिलेशन, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कुछ ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर। तो ये हम तब यूज करेंगे जब जब हमें स्पष्ट कहता हो कि आप कॉची रिलेशन यूज करो, तो हम ये यूज करेंगे। नहीं तो हम जो ये पढ़े हैं वो यूज, ये जो जनरल रिलेशन। तो समझ में आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जितनी भी छोटी मोटी यस जानकारियां सर। हैं? नाउ लेट मी स्टार्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यही हम लोग पढ़ने बैठे हैं। सबसे पहली बात, ये बात ध्यान रखो, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट on an interface of medium to different medium। इंटरफेस समझते हो? दो नो मीडियम सर। की बाउंड्री को कहते हैं, दो मीडियम जहां मिला उसको हम इंटरफेस कहते हैं। दो मीडियम जहां बाउंड्री पर मिलता है उसको इंटरफेस कहते हैं। जैसे मान लो ये गिलास है, ये मान लो गिलास है, और ये पानी है, और ये गिलास है, ये वाटर है, ये ग्लास है। तो ये जो बाउंड्री हुआ, ये जो बाउंड्री हुआ जहां से ऊपर पानी है और जहां से नीचे ग्लास है, इसी को बोलते हैं इंटरफेस। या जैसे ये पानी है, ये पानी है, सिर्फ पानी है ना, ये पानी है, ये पानी है, तो इसके ऊपर में हवा है, ये पानी है। ये जो पानी का जो ऊपरी सतह हुआ वो सतह हुआ इंटरफेस। समझ आया? यस सर। इंटरफेस जो है वो दो मीडियम का बाउंड्री सरफेस होता है। जब कोई लाइट इंटरफेस पर इंसिडेंट होता है
तब वहां पे तीन घटनाएं घटती है। When a light ray incident on an interface of two mediums, some part of light energy is reflected back into same medium, called reflection. ये हुआ एक घटना, उसकी थोड़ी सी पार्ट ऑफ एनर्जी सेम मीडियम में लौट जाता है। बहुत थोड़ी सी पार्ट ऑफ एनर्जी सेम मीडियम में लौट जाता है। अब इसका कितना पार्ट ऑफ एनर्जी लौटेगा वो डिपेंड करेगा कैसा मीडियम से टकराए। सम पार्ट ऑफ एनर्जी is absorbed by interface, called absorption. ये मात्रा बहुत कम होती है लेकिन होती है। Some part of energy is absorbed by the surface and rest part of energy is transmitted into the another medium, और बाकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी है वो दूसरे मीडियम में घुस जाता है विथ सम बेंडिंग, विथ सम बेंडिंग, थोड़ी से बेंड होकर के वो दूसरे मीडियम में घुस जाता है ना। दिस बेंडिंग फिनोमेना डिफ्रैक्शन। of light is called refraction. इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। दूसरे मीडियम में जो घुस जाता है उसको रिफ्रैक्टेड लाइट कहते हैं। तीन घटना हुआ, एक हुआ रिफ्लैक्शन जो सेम मीडियम में लौटा, एक हुआ एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन की मात्रा बहुत बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल। जनरली हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, वेरी स्मॉल। और मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी जो है, अगर वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो क्या होगा, ज्यादातर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो घुस जाएगा। ट्रांसलूसेंट मीडियम होता है, पार्शियली वो पास कराता है, पार्शियली उसमें से जितना बच गया वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट इज ट्रांसलूसेंट मीडियम। और ओपेक मीडियम ऐसा होता है जो लाइट को जरा भी इस पार से उस पार नहीं पहुंचा। तो हम यहाँ पर जो मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं। व्हेन टू डिफरेंट, यहाँ हम नोट कर देते हैं, व्हेन टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम जो हो ट्रांसपेरेंट। ये हुआ घटना, रिफ्रैक्शन होने की घटना। लॉ क्या है वो समझो। हम यहाँ लॉ हटा देते हैं, यहाँ से हम लॉ हटा देते हैं, सिर्फ रिफ्रैक्शन की घटना हम यहाँ लिखते हैं। लॉ क्या है तो देखो, नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए सिर्फ ये नियम, रिफ्रैक्शन के लिए सिर्फ ये नियम। ये जो हमने अभी बताया वो रिफ्रैक्शन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या उसके साथ शामिल थी चीजें, वो बताया। और जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके दो नियम।
एक नियम है जो रिफ्लेक्शन में भी था। एक, द इंसिडेंट रे, जो लाइट आकर के इंटरफेस पर गिरा, दैट इज इंसिडेंट रे। नॉर्मल, जो सरफेस से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल। एंड रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट दूसरे मीडियम में बेंड होकर के घुसा, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ऑल शुड लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई कर। ये जो है लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट किस प्रकार जाएगा उसको बांधता है, जैसे तैसे लाइट नहीं जाए। ये तीनों के तीनों एक ही मीडियम में लाई होते हैं। एक, दूसरी बात, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल मेड बाय रे with normal, made by ray with normal in both side of interface will be same. It is called Snell's law. वैसे स्नेल्स लॉ को हम कई रूप में लिखते हैं, परंतु हम अपने प्रैक्टिस में स्नेल्स लॉ को जिस प्रकार यूज करते हैं उसी को हमने यहाँ लिखा है। आप इसको समझो। सपोज करो एक ये मीडियम है, एक ये मीडियम है। सपोज करो ये ग्लास है या कोई भी एक मीडियम है। ठीक है, ये मीडियम है और ये मीडियम को मान लो 2 और ऊपर वाला मीडियम को मान लेते हैं 1। और सपोज करो 2 जो है वो ज्यादा है 1 से, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको डेंसर कहते हैं। जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं? डेंसर बोलते हैं। जिसकी कम होती है उसको कंपेरेटिवली रेयरर मीडियम बोलते हैं। तो सपोज करो कि एक लाइट रे इस तरह से आके इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट किया, ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ इंसिडेंट। और इस पर हम एक नॉर्मल डाल दें, ये हुआ नॉर्मल। ये जो है रेड कलर का जो लाइट देख रहे हो, दैट इज नॉर्मल। तो ये जब इंसिडेंट रे सरफेस से टकराएगा, 3 घटनाएं तो हुई, लेकिन हम सिर्फ अभी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे की बात करेंगे। तो लाइट घुसने के बाद वो अपने पाथ से बेंड हो जाता है। ये बेंड हो गया, ये बेंड हो गया, ये गया इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड। ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे जो भीतर घुस गया। तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो नॉर्मल है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। तीनों के तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे, ये इधर उधर नहीं छटकेगा। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाया, मान लो आई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बनाया, मान लो इसको कहते हैं आर, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ का क्या कहना है? स्नेल्स लॉ का कहना है ये जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस के एक साइड जिधर से लाइट आया, वहां की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो क्या है? μ1। और वहां नॉर्मल से कितना एंगल बनाया रे? आई। तो μ1 इंटू साइन ऑफ एंगल आई, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल, है ना, एक साइड का। अब दूसरे साइड का बताओ तो क्या है? दूसरे साइड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 म्यू टू इंटू साइन साइन आर। ऑफ साइन ऑफ। एंगल जो रे जो है नॉर्मल से बनाया, दैट इज आर। ये प्रोडक्ट हमेशा आपस में बराबर होगा। दिस इज स्नेल्स लॉ। हम ज्यादातर केस में स्नेल्स लॉ इसी रूप में यूज करते हैं। वैसे किताब में आपको कुछ दूसरा दिया रहेगा। किताब में कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो? साइन आर बाई साइन साइन आई आई है। लिख सकते हैं। साइन आई। यस और इसको क्या लिख सकते हैं? वन विथ रिस्पेक्ट टू टू यस यस सर। बराबर साइन आर डिवाइडेड बाई साइन बाय आई, ऐसे भी लिख साइन सकते आई। हैं। तो यस किताब में देखोगे तो इसी तरह से आपको लिखा मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू विल बी इक्वल टू साइन आर बाई साइन। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हम यूज करते हैं, तो हमें इस फॉर्म से लिखने के बाद इसी फॉर्म में आना पड़ता है, तब डाटा डाल के कैलकुलेट करना। तो जब हमेशा इसी फॉर्म में आना है तो हम इसी फॉर्म को ही डायरेक्ट जो है प्रैक्टिस में ले लेंगे। समझ आया? यस सर। ये है आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप स्नेल्स लॉ के जो रिजल्ट है थोड़ा उसको नोट करो। स्नेल्स लॉ, एक तो स्नेल्स लॉ जो अभी आपने लिखा, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। ये तो वर्ल्ड फेमस है इक्वेशन, तो हम इसको तो यूज करते ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको क्या पता है? आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बराबर होता है सी बटा में भी, सी यस बटा सर। में भी। और सी तो आपको पता है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यस वैक्यूम में लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो आप यहां से म्यू बराबर सी बटा भी यहां लिख सकते हो, सी बाई भी वन। म्यू वन बराबर क्या लिख सकते हो? सी बाई भी वन। और म्यू टू बराबर लिख सकते हो सी बाई भी। बिल्कुल। भी टू भी वन क्या हुआ तो देखो यहाँ, ये जो लाइट गया, ये जो लाइट गया, इसकी लाइट की स्पीड है भी वन, भी वन स्पीड मीडियम में। और दूसरा जो मीडियम में जो लाइट गया, वहां पर की उसकी स्पीड हो गई भी टू, म्यू टू मीडियम। ठीक है। तो आप V1 और V2 के भी साथ सिलेंस लॉ लिख सकते हो। μ1 की जगह पर C बाई भी वन रख दो यहाँ, और μ2 की जगह भी C बाई भी टू रख दो, तो C दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा? साइन आई बाय साइन भी वन। आई बाई भी वन बराबर साइन आर बाय भी टू। साइन आर बाई भी टू। ये भी सिलेंस लॉ ही है, ये भी सिलेंस लॉ ही है।
भी जो है वो बराबर क्या होता है, म्यू इंटू लैम्डा वन। भी टू का लिख सकते हैं, म्यू बोल रहे हैं, न्यू लिखेंगे ना, फ्रीक्वेंसी इंटू, फिर देखो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और भी टू बराबर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी एक ही लाइट की फ्रीक्वेंसी, चाहे वो कोई मीडियम में घुस जाए, उसकी वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। फ्रीक्वेंसी इज द सोर्स प्रॉपर्टी। लाइट जहां से ये खुला है, ये जो टॉर्च से जो लाइट निकला, ये जो सोर्स से लाइट निकला, इस लाइट में जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वही फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट मोशन में रहेगा, चाहे वो किसी मीडियम में घुस जाए। लेकिन लाइट की स्पीड, लाइट की वेवलेंथ, ये मीडियम प्रॉपर्टी होता है। मीडियम के बदल जाने से उसकी स्पीड बदल जाता है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहता है। तो हमने देखो दोनों केस में फ्रीक्वेंसी वही रखे हैं, और वेवलेंथ जो लैम्डा वन लैम्डा टू है वो बदल दी है। लैम्डा वन क्या है, ये जो पहला मीडियम जो म्यू वन है, वहां पर उस लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा वन, और ये जो दूसरा मीडियम है उसमें उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। अगर हम यहाँ पे भी वन की जगह, डिनोमिनेटर में जो भी वन है उसकी जगह न्यू लैम्डा वन लिखें, राइट साइड में भी टू की जगह न्यू लैम्डा टू लिखें, न्यू न्यू अगर कट जाएगा तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, साइन आई बाई लैम्डा वन लैम्डा वन बराबर साइन आर बाई लैम्डा। लैम्डा टू। ये भी स्नेल्स लॉ हुई। अगर स्पीड के टर्म में लिखना हो तो दूसरा लिखना, वेवलेंथ के टर्म में लिखना हो तो तीसरा लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना, और आपस में कैसे आपस में कनेक्टेड है तो राइट साइड में हमने उसको डिस्क्राइब। क्या इतनी बातें समझ में आई? यस सर। यह है पहला पॉइंट स्नेल्स लॉ को लेकर। दूसरा पॉइंट, व्हेन लाइट travels from rarer to denser। लाइट अगर रेयर से डेंसर की तरफ ट्रेवल करे तो आप कहेंगे इट बेंड्स टुवार्ड्स टुवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। जैसे अगर ये ऊपर में हवा है, नीचे ग्लास है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेंसर होगा। ठीक है। लाइट को हम अगर इसमें इंसिडेंट करेंगे, ये नॉर्मल है, तो लाइट जो है वो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाए। ध्यान से देखिए आपको पता चलेगा, ये नॉर्मल। ये हुआ ए, बी। when light travels from denser to rarer, अगर लाइट डेंसर से रेरर की तरफ जा रहा हो, मतलब शीशा से हवा में जा रहा हो या पानी से हवा में जा रहा हो, तो इस केस में लाइट जो है बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सब हम प्रूव भी कर सकते हैं एसएनएस लॉ को यूज करके।
तो यहाँ पे अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो जो आर होगा वो लेस देन आई होगा। अगर हम उल्टा बात करें, यहाँ पर देखो, ये आपका ग्लास हो गया और ये पानी हुआ, ये पानी है, नीचे में पानी है, ऊपर में ग्लास, ये ग्लास है, ये पानी है। ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? 3/2। 3/3। पानी की क्या होती है? और बड़ा चार थ्री। बट्टा तीन सब बताया है ना भैया। यस सर। सपोज करो कि लाइट जो है, लाइट जो है वो इस तरह से इंसिडेंट किया, ये आपका नॉर्मल है। लाइट इस तरह से इंसिडेंट किया, तो इंसिडेंट करने के बाद ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे भाग, लाइट ये इंसिडेंट किया, ये ऐसे भाग, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ जो आर होता है वो ज्यादा होता है आई से। इस लॉ से आप ये प्रूव कर सकते हैं। ये दो बातें याद रखनी है कि अगर लाइट रेडर से डेंसर में जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और अगर लाइट डेंसर रेरर से डेंसर से रेरर में जाएगा तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगा। और अगर सेम मीडियम से गुजर रहा हो, दोनों साइड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो, तो बताओ भाई, व्हेन कुछ नहीं। ठीक है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन टू अनदर मीडियम हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो फिर क्या होगा? सेम एंगल से निकल जाएगा सर। नो बेंडिंग, लाइट बेंड नहीं करेगा, लाइट बेंड नहीं करेगा। दो मीडियम है, ये हम एक मीडियम बनाए, यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और यहाँ की भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ही है। तो लाइट जो है इस केस में बिना बेंड किए सीधे पार से ऊपर चला गया। ये आपका नॉर्मल है, बिना बेंड किए ये सीधे इस पार से उस पार। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। तो इस केस में आई और आर आपस में बराबर होगा। ये था सी। और एक लास्ट पॉइंट, इफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, अगर लाइट इंसिडेंट करता है नॉर्मली ऑन इंटरफेस, चाहे वो कोई भी मीडियम से कोई भी मीडियम में जा रहा हो, परंतु वो अगर नॉर्मली इंसिडेंट करे, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करे, तो फिर यहां पर भी बेंडिंग नहीं होता, नो बेंडिंग, बेंडिंग नहीं होता। जैसे मान लो ये ऊपर में पानी है, नीचे में ग्लास है, और लाइट आपकी इंसिडेंट हुई नॉर्मली, तो लाइट सीधे इस पार से उस पार चला जाएगा, बेंट नहीं करेगा।
बेंट नहीं करेगी। लाइट बेंट नहीं करेगी। और अगर लाइट बेंड नहीं हुआ तो क्या हम रिफ्रैक्शन कह सकते हैं? बोलेंगे हाँ कह सकते हैं, सेलेंस लॉ यहाँ पर भी लागू है, लेंस लॉ यहाँ पर भी लागू है। बेंड नहीं किया, लेकिन बाकी सारी प्रॉपर्टी होंगी, यहाँ पर की स्पीड अलग होंगे, यहाँ पर की स्पीड अलग। समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। स्पीड अलग अलग। इस केस में आई का मान क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 सर। 0। 0 डिग्री। वेरी गुड। आर भी 0। 0। सेलेंस लॉ लगाइएगा तो जब आई का मान 0 रखेंगे तो आर का मान 0 आ जाए। सेलेंस लॉ स्टिल वैलिड, ऐसा नहीं है कि लाइट का मुड़ना ही सेलेंस लॉ अप्लाई करेगा, नहीं भी बेंड होता है तब भी। चलो, तीसरा दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एक साइड हम इंसिडेंट रे लिखते हैं और दूसरा साइड रिफ्रैक्टेड रे लिखते हैं, और देखते हैं कि दोनों में क्या बदलाव आता है। लाइट में जो गुण है क्या क्या है? लाइट के पास स्पीड है, लाइट के पास वेवलेंथ है, लाइट के पास फ्रीक्वेंसी है, लाइट के पास इंटेंजिटी है। इंटेंजिटी मतलब एनर्जी, इंटेंजिटी है। लाइट के पास कलर है, और लाइट के पास फेज, फेज है। दो चार छह क्वांटिटीज हम लाइट के साथ एसोसिएट करके रखते हैं, और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, कभी तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आप बताओ कि इनमें से कौन कौन से क्वांटिटीज में क्या क्या पॉसिबल बदलाव आ सकते। तो जब एक मीडियम से, ये इंसिडेंट रे इन मीडियम वन, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो मीडियम टू में है ना। रिफ्रैक्टेड रे दूसरे मीडियम में ही होगा, इंसिडेंट रे एक मीडियम में, रिफ्रैक्टेड रे दूसरे, रिफ्लैक्टेड रे से मीडियम में होगा, याद रखो। तो एक मीडियम, मीडियम के बदलने से स्पीड बदल जाता है, स्पीड विल चेंज। स्पीड जो है वो चेंज हो जाए। अब स्पीड बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ऐसा नहीं है कि स्पीड हमेशा घटेगा, स्पीड बढ़ भी सकता है। वेवलेंथ के बारे में बोलो, दैट विल आल्सो चेंज। वेवलेंथ भी बढ़ सकता है, घट सकता है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी विल नॉट। और फ्रीक्वेंसी से चेंज हो कलर जाएगी। डिपेंड होता है, तो कलर भी सेम रहेगा। इंटेंजिटी जो सेम। है वो, इंटेंसिटी। इंटेंजिटी एनर्जी, एनर्जी जो है जनरली डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ना। सम पार्ट ऑफ एनर्जी लौट गया, सम पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, तो जो दूसरा मीडियम में जो यस सर। एनर्जी गया वो तो कम ही होगा। और यस सर। अगर हम एब्जॉर्प्शन को और रिफ्लेक्शन की एनर्जी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हम सेम कह सकते हैं, और नियरली सेम। ठीक है, 100% तो सेम नहीं होगा, सम पार्ट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्टेड होते ही एनर्जी कम ही हो जाता है, एनर्जी कभी बढ़ेगा नहीं, या तो वही रहेंगे नहीं तो कम। फेज में कोई चेंज नहीं, फेज में चेंज नहीं।
ये बातें रिफ्रैक्शन के लिए ध्यान रखनी है। चौथा पॉइंट है रेरर एंड डेंसर। जो मीडियम की हम बात करेंगे, ये बातें रेरर और डेंसर मीडियम, इट इज independent to डेंसिटी। ये मीडियम के डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। कौन मीडियम रेयर है, कौन मीडियम डेंसर है ना, वो मीडियम के डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। जनरली डेंसर मतलब ज्यादा डेंसिटी वाला, रेयरर मतलब कम डेंसिटी वाला। वेव के लिए, लाइट हो साउंड हो, कोई भी वेव के लिए कौन मीडियम रेयरर है, कौन मीडियम डेंसर है, ये उसके डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस पर करता है? एंड डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम। और वो वेव की स्पीड पर डिपेंड करता है, मीडियम में वेव की स्पीड कैसी रही उस पर डिपेंड करता है। द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ वेव इज लेसर known as denser। जिस मीडियम में स्पीड वेव की कम होगी वो मीडियम डेंसर होगा, है ना। और ग्रेटर known as रेयर। और जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा है वो मीडियम को रेयर कहेंगे। स्पीड पर डिपेंड कर, जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन, या हम अगर हवा और पानी की तुलना करें तो ज्यादा समझ, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन एयर। पानी में लाइट की स्पीड कम होती है हवा से। पानी में लाइट की स्पीड कम होती है हवा से, मालूम है आप लोगों को? अरे बोलो भाई, यस सर। मालूम है नहीं है? यस सर। यस सर। लाइट यस की सर। स्पीड पानी में कम होती है, हवा में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। तो बताओ तो, पानी और हवा में कौन रेयर हुआ, कौन डेंसर हुआ? रेयर रेयर है पानी डेंस। डेंसर होगा। पानी में चूंकि स्पीड कम है इसलिए पानी डेंसर हुआ, हवा में यस सर। स्पीड ज्यादा है तो हवा रेयर हुआ। हेंस वाटर इज denser than air for for light, लाइट के लिए। लेकिन यही चीज उलट जाएगा।
अगर हम लाइट की बात न करके साउंड की बात करेंगे, अगर हम लाइट की बात नहीं करके हम साउंड साउंड। की बात करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज मोर देन एयर। पानी में साउंड की स्पीड ज्यादा होता है। हवा में साउंड की स्पीड होता है 332 मीटर पर सेकंड, और पानी में लगभग 1100 मीटर पर सेकंड होता है। पानी में साउंड की स्पीड ज्यादा होता है। तो बताओ साउंड के लिए कौन मीडियम रेयरर हुआ? वाटर। साउंड के लिए। तो वाटर इज रेयरर हुआ ना, यस सर। रेयरर देन एयर फॉर साउंड। तो कोई मीडियम रेयरर एक वेव के लिए हो सकता है, तो दूसरे वेव के लिए वही मीडियम डेंसर भी हो सकता है। रेयरर और डेंसर की जो पहचान है वो उसके डेंसिटी से नहीं होती, उस वेव के स्पीड से होती है कि मीडियम में वेव की स्पीड कैसी रखी गई। ठीक है जी। तो ये था यस। रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने डिस्कस किया। और अब इस रिफ्रैक्शन से कनेक्टेड जो कुछ फिनोमेना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले क्लास में रिफ्रैक्शन से कनेक्टेड जो अपेरेंट डेप्थ आता है, नॉर्मल शिफ्ट होता है, इमेज की फॉर्मेशन हम अलग अलग मीडियम में कैसे निकालते हैं, स्लैब अगर रास्ते में ऑब्जेक्ट और आंख के बीच में रख दी जाए तो शिफ्ट कैसे होता है, क्यों होता है, कितना होता है, किस दिशा में होता है, तो ये सारी बातों का डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यस सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू।